नमस्कार किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जैव उर्वरक का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके खाद से होने वाले फायदे और बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जानते हैं बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक क्या है। यह एक बैक्टीरियल कल्चर आधारित जीवाणु खाद है जो आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाकर पौधों और पेड़ों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। फसलों में मौजूद सूक्ष्म मित्र जीवाणु होते हैं। बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से इसके जीवाणु वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधों को अमोनिया के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बायो फर्टिलाइजर को जीवाणु खाद भी कहा जाता है। हमने अमोनियम सल्फेट उर्वरक पर वीडियो में नाइट्रोजन फसलों में कैसे काम करता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, इसलिए आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। ये जैव उर्वरक पौधों के लिए मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस या अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान बनाते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से मिट्टी या किसी जीव को कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों, आपको कोई भी फसल में समस्या आ रही है तो हमें 9512222055 नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। आजकल देखा जाए तो रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी के साथ साथ जलवायु भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। मिट्टी बंजर हो रही है। ऐसी स्थिति में यह बायो फर्टिलाइजर मिट्टी में अच्छे से काम करता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव को दूर करने के लिए मित्र जीवाणुओं की पहचान कर विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक तैयार किए गए हैं जो प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो अब देखते हैं कि यह जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइजोबियम की। तो राइजोबियम कल्चर को खासकर सभी प्रकार की तिलहनी और दलहनी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जैव उर्वरक तिलहनी व दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में रहकर पौधों में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। बुआई के समय राइजोबियम को बीज में मिलाने से ये जीवाणु पौधों की जड़ों में प्रवेश कर छोटी छोटी गांठें बना देते हैं। इन गांठों में बड़ी मात्रा में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन खींचकर उसे पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पौधों में राइजोबियम नोड्यूल जितनी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, पौधा उतना ही स्वस्थ रहता है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन उर्वरकों की कमी पूरी होती है तथा उपज में वृद्धि होती है। राइजोबियम का प्रयोग विशेष रूप से चना, मूंग, उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन, मसूर, मूंगफली जैसी फसलों में किया जाता है। अब दूसरा विषय है एजोटोबैक्टर। यह एजोटोबैक्टर जीवाणु मिट्टी और जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहता है, अर्थात यह राइजोबियम की तरह गांठें नहीं बनाता बल्कि स्वतंत्र रूप से बढ़ता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर पोषक तत्वों में परावर्तित कराता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। इस एजोटोबैक्टर का उपयोग दलहनी फसलों को छोड़कर सभी प्रकार की फसलों के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एजोस्पाइरिलम की, जो एजोटोबैक्टर से मिलता जुलता जैव उर्वरक है। एजोस्पिरिलम का उपयोग गर्म स्थानों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए किया जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कराता है और इससे पौधों को उपलब्ध करवाता है। यह जैव उर्वरक मक्का, जौ, ज्वार एवं चारा वाली फसलों में ज्यादा अधिक लाभकारी है। इसके प्रयोग से फसल उत्पादन में 20% की वृद्धि होती है। जैव उर्वरकों के विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम नील हरित शैवाल के बारे में बात करेंगे। यह एक प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। इस नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और यह धान यानी चावल के लिए फायदेमंद है। यह नाइट्रोजन और कई अन्य पोषक तत्वों को ठीक करता है और मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है। अब आते हैं अजोला पर। यह मुख्य रूप से तालाब में पानी की सतह पर तैरता है और नाइट्रोजन का भंडार है। अजोला बैक्टीरिया धान की फसल के लिए अधिक फायदेमंद है। अब आता है फास्फोरस सॉल्वेंट बैक्टीरिया यानी पीएसबी। यह जीवाणु संवर्धन मिट्टी के अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदल देता है और पौधों के लिए इसे अवशोषित करना आसान बना देता है।
पीएसबी का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है क्योंकि यह फास्फोरस के स्तर में सुधार कर सकता है। जैव उर्वरकों का परिचय हो गया है तो आइए देखें कि इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मिट्टी का उपचार शुरू करने के लिए 1 एकड़ मिट्टी के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम जैव उर्वरक को 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेत में अच्छी तरह फैला देना चाहिए। अब हम जिस बीज उपचार की विधि के बारे में बात करेंगे वह जैव उर्वरक के उपयोग की सबसे अच्छी और आसान विधि है। मध्य उपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज में 10 ग्राम जैव उर्वरक लेना चाहिए। जैव उर्वरकों को थोड़े से पानी में अच्छी तरह मिलाकर घोल बना ले। बैक्टीरिया की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आप इस घोल में थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं और बाद में इस घोल को बीजों के ऊपर डाल दें और बीजों के ऊपर इसकी अच्छी तरह से परत बना दे। बाद में बीजों को किसी छायावर जगह पर सुखा ले और अच्छी तरह सूखने के बाद तुरंत बीज बो दे। इसका उपयोग कंद उपचार के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए यह गन्ना, आलू, अदरक जैसी फसलों में बहुत फायदेमंद है। कंद उपचार करने के लिए 50 से 100 लीटर पानी में 1-1 किलोग्राम एजिटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर मिलाएं। इसे मिलाकर घोल बना ले। बाद में कंद को 15 से 20 मिनट तक घोल में डुबाकर रखें और फिर निकालकर तुरंत इसकी रोपाई कर दे। चलिए जड़ उपचार विधि के बारे में बात करते हैं। जिन फसलों के पौधे पहले नर्सरी में तैयार किए जाते हैं और बाद में खेत में रोपे जाते हैं, ऐसे पौधों की जड़ों को जैव उर्वरकों से उपचारित किया जा सकता है। जड़ उपचार के लिए प्रति लीटर पानी में 100 ग्राम जैव उर्वरक कल्चर का प्रयोग करें। आप आवश्यकता अनुसार किसी बर्तन में मिश्रण बना सकते हैं और नर्सरी से आए पौधे की जड़ों को इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें और फिर तुरंत रोप दें। प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम जैव उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है। सिंचाई के समय आवश्यक मात्रा को पानी में मिलाकर खेतों में डालें। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत को पानी देते समय ऐसा ही किया जा सकता है। जैव उर्वरक को पानी में घोलकर सीधे पौधों की जड़ों के पास भीगने के रूप में दिया जा सकता है। अब हम जैव उर्वरक के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में बात करेंगे। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है जिससे बीजों को अंकुरण जल्दी होता है। पौधों में विखंडन भी अधिक होता है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त खादों की लगभग 15 से 25% तक की आपूर्ति भी हो जाती है, जिससे लागत खर्च में भी कमी आती है। इसके प्रयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा में भी सुधार होता है। इनके प्रयोग से फसल उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ाया जा सकता है। अब आखिर में बात करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैव उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखें कि वह प्रामाणिक संस्था या कंपनी का हो। पैकेट पे दी गई एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। बायो फर्टिलाइजर को हमेशा ठंडे और छायादार स्थान पर ही रखें। खेत में बोई गई फसल के अनुसार जैव उर्वरकों का चयन करें। उदाहरण के लिए गन्ने के लिए राइजोबियम न लें क्योंकि यह कुछ नहीं करेगा। जैव उर्वरकों का उपयोग प्रमाणित माप एवं फसल के अनुसार ही करना चाहिए। प्रयोग की विधि अर्थात बीज उपचार, कंद उपचार आदि छायादार स्थान पर ही करना चाहिए। आपको संस्कृति को सीधी धूप से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार जैव उर्वरकों का उपयोग करके आप भूमि, जल, पर्यावरण के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। जैव उर्वरक आपको कम लागत पर अधिकतम उपज प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।